नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि आप YouTube के माध्यम से जनरल साइंस के अंदर जैव प्रौद्योगिकी लगातार क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उससे पहले की क्लासों में हमने आनुवंशिकता पढ़ी। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे वो है उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, उस पर चर्चा करेंगे। उत्तक संवर्धन या जिसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन की बात करें तो उत्तक संवर्धन जो है वो सबसे पहले किसने विकसित किया और इसके अंदर किसने क्या क्या जो है प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किए। उत्तक संवर्धन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर उत्तकों को लेकर कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला के अंदर नए पौधे जो है वो विकसित किए जाते हैं और उसके अंदर सबसे पहले जो ये विधि है उसको विकसित करने वाला जो साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक की बात करें तो वो था हेबरलैंड। वैज्ञानिक का नाम की बात करें तो इसे सबसे पहले विकसित किया हेबरलैंड ने। और पूर्ण विकसित करने वाला व्यक्ति जो है पूर्ण विकसित जो करने वाला है उस व्यक्ति का नाम है कॉकिंग। हम जब उत्तक संवर्धन की बात करते हैं तो उत्तक संवर्धन के अंदर क्या क्या और सामग्री चाहिए तो उसको पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हम फिर बाद में डायरेक्ट इसके अंदर ये देखेंगे कि भी ये सामग्री है वो यहाँ इस्तेमाल होती है। तो उन शब्दों को और उन मटेरियल को, उन उपकरणों को भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रयुक्त सामग्री और उपकरण, कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसमें यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं संवर्धन माध्यम बोल दो, या इसे कह देते हैं कल्चर मीडिया, या इसे कह देते हैं पोष पदार्थ बोल देते हैं। इसे MS विलियन के नाम से भी जानते हैं, MS विलियन भी कहते हैं। तो पहले तो यह समझिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़। सबसे पहले जब उत्तक संवर्धन किया जाता है तो प्रयोगशाला के अंदर परख नली के अंदर ये मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसके अंदर जो है वो टिश्यू जो कोशिकाएं हैं वो उसको डेवलप करके उत्तक में परिवर्तित की जाती है। ये जो पोष पदार्थ है इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम है मुराशिगे और स्कूग। तो मुराशिगे और स्कूग ने तैयार किया था और जो समुद्री झाग होता है जिसे एगर कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पौधे के पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी भी निर्धारित मात्रा इसके अंदर होती है। कहने का मतलब एक पूरा प्लांट जो है वो प्रारंभिक अवस्था में जो पोषक पदार्थ ग्रहण करता है वो सारे के सारे इस मीडिया के अंदर या इस माध्यम में या इस घोल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे तैयार करने वाले हैं वो मुराशिगे और स्कूग है। इसके अलावा जब दो उत्तकों को कोशिकाओं को आपस में मिलाकर जब उसका संवर्धन करने का क्रिया प्रारंभ की जाती है तो उनको मिलाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और जब वो रसायन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं उन रसायनों को नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्रोटीएजेज एंजाइम जो होते हैं उनके द्वारा तो कोशिका की बाहर का जो आवरण है, कोशिका भित्ति है, उसको पचाया जाता है। और एक जो इस्तेमाल होता है वो है PEG। ये रसायन कौन कौन से और क्या क्या काम आते हैं। तो रसायनों की बात करें तो दो तरह के रसायन जो है प्रमुख रूप से काम में लिए जाते हैं। एक रसायन प्रोटीएजेज एंजाइम है
इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या काम करता है तो आपको याद रखना है, ये कोशिका भित्ति को पचाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा जो पदार्थ रसायन है या पदार्थ इस्तेमाल होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो है पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ये कोशिका, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसकी बाहर की भित्ति जब पच गई तो उसके बाद जो शेष पदार्थ, बचा पदार्थ जो होता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ये पीईजी है। तो कोशिका के अंदर जब भित्ति हट जाती है तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट संलयन में काम में लिया जाता है, यानी उनको आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर और क्या इस्तेमाल होता है तो देखिए औरों की बात करें तो जैसे मानव शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसी तरह से पौधों के शरीर के अंदर जो होते हैं वो ऑक्सिन्स होते हैं। तो ऑक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऑक्सिन वो तो करेगा पर्रों का विकास। पर्रों का मीन होता है, आप में से जो नहीं जानते ये पर्रों क्या होता है तो मैं बताऊं कि पौधे का जमीन के ऊपर का हिस्सा, डायग्राम से भी हम समझ लेंगे ये। और दूसरा जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर, पहला तो ऑक्सिन और दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, मूल या जड़ का विकास करता है या विकास में सहायक होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है ये रसायन साइटोकाइनिन। जैसे मान लीजिए कि ये जमीन के नीचे का हिस्सा है और आपने इसके अंदर ये कोई बीज बोया या कोई प्लांट लगाया तो उसकी जड़ें विकसित होगी और ऊपर की ओर जो निकलेगा वो मान लीजिए इस तरह का ये पर्रो निकलता है, फूटान लेता है, उसमें से शाखाएं बनती हैं, शाखाओं के साथ में यहाँ पत्तियां लगती है। तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये होता है प्रांकुर और ये जो हिस्सा होता है ये होता है मूलांकुर। तो प्रांकुर शीर्ष भाग हो गया, मूलांकुर जड़ वाला हिस्सा हो गया। तो आप देखिए ध्यान से सुनना इसको कि जब प्रयोगशाला के अंदर जो उत्तक है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो उत्तक के बाद में अंग का निर्माण करना होता है और अंग का निर्माण करने के लिए ये रसायन काम में लिए जाते हैं। तो अंग कौन से हो गए, प्रांकुर यानी शीर्ष भाग हो गया जिसमें तना आ जाएगा, शाखाएं आ जाएगी, पत्तियां आ जाएगी। ये हिस्सा जो विकसित होता है वो ऑक्सिन से होता है और मूलांकुर यानी जड़ वाला जो हिस्सा विकसित होता है वो साइटोकाइनिन काम करता है। तो ये भी इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। आप ध्यान देना, दोबारा से मैं इसको आपको दिखाऊं। संवर्धन माध्यम होता है जिसमें सबसे पहले सेल्स रखेंगे, उससे उत्तक डेवलप होगी। उसके अंदर जब इनको मिलाना होता है आपस में तो पीईजी का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो कोशिका भित्ति है वो इसमें हटाई जाती है, वो प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा हटाई जाती है। आगे की ओर देखें तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है हार्मोन की तरह इस्तेमाल होते हैं पौधे के अंदर। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, वो आती है इलेक्ट्रोपोरेटर। ये एक उपकरण है और ये इस्तेमाल होता है इस प्रक्रिया को वाचिंग करने के लिए। जैसे माइक्रोस्कोप होती है ना, उस तरह का ये उपकरण होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ये पूरी प्रक्रिया देखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये प्रक्रिया जो है आगे किस वे में या किस रूट में ये चलती है। तो
ये मुख्य मुख्य सामग्री थी जो हमने इसमें देखी कि क्या क्या इस्तेमाल होती है। अब देखिए कि हम उत्तक संवर्धन को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर सामग्री हमने पढ़ ली। आप एक दो बार वीडियो को और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला चरण क्या होता है, स्टेप है इसके, स्टेप्स क्या होते हैं। तो चरण की बात करें तो पहला चरण होता है वांछित कोशिका का चुनाव। वांछित कोशिका का चुनाव करते हैं। वांछित कोशिका का चुनाव करते हैं तो मान लीजिए ये कोशिका ए है और ये कोशिका बी है। ये कोशिका ली और इधर ये कोशिका ली। इस कोशिका के अंदर जो है वो केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है। इसमें केंद्र को हम क्योंकि आपस में मिलाएंगे ना, तब मैं ये लाइनें खींच रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। दोनों एक ही जाति के प्लांट की कोशिकाएं, एक स्पीसीज की है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वांछित कोशिका ली जिस पे हम गुणों को चेंज करना चाहते हैं, जिन गुणों को हम लाना चाहते हैं, ये दोनों कोशिकाएं इसने ले ली। लेने के बाद में दूसरा चरण में क्या होती है, जो ये बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये जो कोशिका भित्ति है इसको पचाया जाता है, को पचाना, ये दूसरा काम होता है। अब क्या करते हैं, तीसरा चरण आता है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि परख नली में पोष पदार्थ में, अब जब कोशिका भित्ति पच गई तो बाकी का जो मटेरियल बचता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो पोष पदार्थ में प्रोटोप्लास्ट रखते हैं। समझ में आ गई होगी आपके। तो प्रोटोप्लास्ट क्या चीज होती है, तो कोशिका भित्तिहीन कोशिका क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। तो वो अब हमने ये मान लीजिए परख नली हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती है, परंतु डायग्राम में दिखाने के लिए हमारे को करना पड़ेगा। ये एक सेल है और एक दूसरी सेल ये है जिसकी कोशिका भित्ति नहीं है, और ये इसके अंदर केंद्रक है जिसके अंदर हमने चिन्ह बना रखे थे इस तरह के। अब ये रख दिए हैं प्रोटोप्लास्ट को पोष पदार्थ में। धीरे धीरे क्या करते हैं, चौथे चरण के अंदर अब हम पहुंच गए हैं। चौथे चरण में उत्तक संवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर चौथे चरण में पीईजी मिलाते हैं, ठीक है, और ये 5 से 10% मात्रा में मिलाते हैं। और अल्प अवधि का उच्च वोल्टता का करंट देते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन। अब हो जाता है इस प्रक्रिया से प्रोटोप्लास्ट संलयन। अब ये हुआ कैसे, ये भी याद रखना आपको। प्रोटोप्लास्ट संलयन हुआ कैसे, जब इसमें पीईजी मिलाते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 5 से 10% मात्रा में डाल देते हैं और उच्च अल्प अवधि का और उच्च वोल्टता का करंट लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो दोनों प्रोटोप्लास्ट है ये मिलकर एक हो जाते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इस चरण के अंदर ये मान लीजिए परख नली है जिसके अंदर पोष पदार्थ भरा हुआ है, अंदर पोष पदार्थ है, ध्यान रखोगे आप। और इस पोष पदार्थ के अंदर क्या होता है कि जो वो कोशिका है, जो ये दोनों थी प्रोटोप्लास्ट थे, ये दोनों प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ये एक हो गए। अब आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि ये जो दोनों हैं वो एक हो जाते हैं। एक होने के लिए ये दो चीज़ उत्तरदायी है, एक तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल
और एक उच्च वोल्टता का कम अवधि का करंट, जिससे ये आपस में मिलके एक हो गए। अब क्या होता है, पांचवें चरण के अंदर हम पहुंच गए हैं। पांचवें चरण के अंदर क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है, पुनरुद्ध भवन। कई बच्चे जो हैं वो इसको नहीं जानते हैं पुनरुद्ध भवन क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली को डराएं या उसको डंडी से ऐसे हिलाएं तो वो अपनी पूंछ जो है वो अलग कर देती है शरीर से, यानी टूट जाती है एक तरह से ये कहें। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी धीरे धीरे पूंछ वापस आनी शुरू हो जाती है। जीवन काल के अंदर जो अंग नष्ट हुआ है, जीवन काल में ही वो दोबारा आ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जब हमने कोशिका ली थी तो इसकी कोशिका भित्ति को पचाया था प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा, और जब ये इसको पचा लिया था तो इसका मतलब ये अंग था और ये गायब हो गया। अब यहाँ जो ये प्रोटोप्लास्ट है इसके कोशिका भित्ति वापिस आएगी, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। तो कोशिका भित्ति पुनः विकसित हो जाती है। समझ गए बात, ये पुनरुद्भवन हुआ। अब अगला आता है छठा चरण। छठे चरण के अंदर अगर हम बात करें तो छठे चरण में क्या होगा, अब इस कोशिका से उत्तक बनेगा, यानी अगले चरण की अगर बात करें तो इस तरह का होगा और ये उत्तकों का समूह बन जाएगा, ये उत्तक बन गए और ये पोष पदार्थ के अंदर ही रखा हुआ है। अब आगे क्या होगा, अब इसके अंदर सातवें चरण के अंदर ऑक्सिन, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन मिलाते हैं। और आपको याद दिलाऊं अभी मैं कि ऑक्सिन पर्रों का निर्माण करता है, साइटोकाइनिन जड़ का निर्माण करता है। तब अगले चरण के अंदर ये जब मिल गया ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो क्या होते हैं, प्रांकुर व मूलांकुर, यानी जड़ और पर्रो दोनों विकसित हो जाते हैं, विकसित हो गए और इसे पादपक कहते हैं। इसे अब प्लांट जो है उसको क्या बोलेंगे, पादपक कहते हैं। अब आप देखिए, ये था परकनली और इसके अंदर जो ये उत्तक था, उत्तक से अब ये प्लांट बन गया, ये इसकी जड़ें विकसित हो गई और ये इसका पर्रो, और ऐसे करके ये जो है इसकी पत्तियां निकल जाती हैं। कहने का मतलब ये जो चीज़ है अंदर बनी है, अलग कलर से दिखा दें थोड़ा सा, देखने में दिक्कत नहीं है आपके, ये जो चीज़ है ये पादपक है, ये परखनली के अंदर तैयार हो गया। इसको अब क्या करते हैं, 10 से 12 दिन तक इसको निकालेंगे, निकालने के बाद में साफ पानी से धोएंगे ताकि इसके लगा हुआ जो पोष पदार्थ है वो हट जाए, और खाली परखनली के अंदर इसको रख देते हैं। और कितने दिन रखते हैं तो आपको याद रखना है, 10 से 12 दिन तक खाली परखनली में रखते हैं और इसे फिर दूसरे चैम्बर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ 10 से 12 दिन ये पड़ा रहता है और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी सबसे पहले कोशिका ली थी और ये प्लांट तैयार किया था। ये पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर आपने देखा कहीं भी हमने मिट्टी का जिक्र नहीं किया। कहने का मतलब ये टिश्यू कल्चर जो है उसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, पानी का और पोषक पदार्थ का इनका इस्तेमाल होता है। और ये जो तकनीक है इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बहुत बार पेपर्स में पूछा हुआ है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो बिना मिट्टी के खेती हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। और इस मेथड के द्वारा ही उत्तक संवर्धन किया जाता है। उत्तक संवर्धन जो है उसको करने वाला व्यक्ति है स्टार्ट हेबरलैंड था, कोकिंग ने इसे विकसित किया था। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमने समझा कि उत्तक संवर्धन जो है वो कैसे किया जाता है। राजस्थान के अंदर उत्तक संवर्धन की प्रयोगशालाओं की अगर बात करें तो 3 जो प्रयोगशाला है वो मुख्य रूप से संचालित है। जैसे अगर मैं कहूँ बात आपको
किन्नू पर रिसर्च होती है, यानी किन्नू के लिए उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला है। दूसरा खजूर के लिए भी प्रयोगशाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो संतरा के लिए भी है। तो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की बात करें तो तीनों कहाँ कहाँ है वो याद रखना है आपको। किन्नू का जो रिसर्च होता है टिश्यू कल्चर का होता है वो श्री गंगानगर के अंदर होता है, श्री गंगानगर के अंदर होता है। इसी तरह से खजूर पर तो होता है चौपासनी में, चौपासनी पड़ता है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर होता है। और संतरा जो होता है वो झालावाड़ के अंदर इस पर रिसर्च होती है। तो झालावाड़ में संतरा पर टिश्यू कल्चर लैब है, खजूर की जो है वो चौपासनी के अंदर है, किन्नू पर श्री गंगानगर की है। तो आज की क्लास के माध्यम से हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा, उत्तक संवर्धन। दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं अपने इसको। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन जो है वो वैज्ञानिक हुए हेबरलैंड, उन्होंने इस टेक्निक को विकसित किया, पूर्ण विकसित किया इसे काउकिंग ने। प्रयुक्त सामग्री और उपकरण की बात करें तो संवर्धन माध्यम कल्चर मीडिया, पोस्ट पदार्थ MS विलियन, मुरासिगे और स्कूग ने तैयार किया। और ये वो माध्यम होता है जिसके अंदर प्रयोगशाला के अंदर कोशिका लेकर उससे उत्तक तैयार करते हैं, फिर उससे प्लांट तैयार करते हैं जिसे पादपक कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर समय की भी बचत होती है, श्योरिटी की भी या प्योरिटी जो है प्लांट की वो भी अच्छी रहती है, और परिवहन जो चार्ज है वो भी कम आता है। परिवहन चार्ज का मतलब ये है कि अगर आपको बाग लगाना है और 10,000 प्लांट चाहिए तो नर्सरी से प्लांट लेके आओगे तो पूरी व्हीकल चाहिएगा, कई आदमी चाहिएंगे। परंतु यहाँ इस उत्तक संवर्धन के अंदर एक तो समय की बचत होगी, दूसरा ये हो गया कि उनको ट्रांसपोर्ट जो करना है, थोड़ा सा जो बैग होगा, चौरस बैग होगा, उसमें ये प्लांट रख के लेके जा सकते हैं। प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल होता है जो कोशिका भित्ति को पचाने में काम आता है। PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, तो जब हम कोशिका की भित्ति बाहर से पचा देते हैं तो उसको आपस में दोनों कोशिकाओं की जो प्रोटोप्लास्ट है उनको जोड़ने के काम में आता है, वो है PEG। फिर हमने ऑक्सिन पढ़े, एक ऑक्सिन है जो परओं का विकास करता है, साइटोकाइनिन जो है वो मूल और जड़ का विकास करता है, इलेक्ट्रोपोर्ट उपकरण है। चरण की बात करें तो सबसे पहले वांछित कोशिका ली, दोनों की कोशिका भित्ति पचाई, अगले चरण में इसे पोस्ट पदार्थ के अंदर प्रखनली के अंदर रखा प्रोटोप्लास्ट को, फिर प्रोटोप्लास्ट का संलयन किया। संलयन करने के लिए वो बात याद रखनी है आपको, PEG इस्तेमाल करते हैं और अल्प अवधि का उच्च वोल्टता का करंट देते हैं जिससे दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाते हैं। फिर इसकी कोशिका भित्ति पुनः आती है। इस प्रक्रिया को अगले चरण में हमने शो किया, पुनरुद्भवन कहते हैं। फिर इसके अंदर कोशिका जो है वो विकसित होनी शुरू हुई और कोशिका मिलकर आपस में उत्तक का निर्माण कर देती है। अब इसके अंदर ऑक्सिन डाल देते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, परओं का विकास हो जाएगा, पत्तियां बन जाएगी, शाखाएं बनेगी और जड़ बन जाती हैं। ऑक्सिन जो है ऊपर का हिस्सा बनाएगा और साइटोकाइनिन है वो पौधे का निचला हिस्सा बनाएगा। अब इसको परख नली से निकालेंगे और साफ पानी से धोएंगे और खाली परख नली के अंदर इसे रख देंगे। ये रखने का काम जो है वो 10 से 12 दिन तक करते हैं और खाली परख नली में रखेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जी तो जल जाएगा, पानी नहीं दिया। इसको जो 10 से 15 दिन तक इतनी खुराक दी हुई है कि ये जो है विपरीत वातावरणीय परिस्थिति को सहन करने के लिए मजबूत प्लांट बनेगा, तब इसको यहाँ ऐसे विपरीत परिस्थिति में रखा जाता है और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसे फील्ड के अंदर लगाया जाता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। इस मेथड को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना मिट्टी के खेती की जाती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और शीघ्र ही हम जो है आनुवंशिकता जो टॉपिक हमने पूरा किया है उसके क्वेश्चन भी हम शीघ्र ही लेके आएंगे, लगभग 50। आप भी पूरा तैयार रहिए उनको, साथ साथ में आप जो है लगातार अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो आप कोशिश ये करना कि भी आप भी उस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखो, और ताकि मैंने उसमें वो समावेश किया जो आज तक के जो आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन आए उनको भी डाला है, नए क्वेश्चनों की जो संभावना है वो भी क्वेश्चन उसमें मैंने किया है। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।